हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th फिजिक्स में यूनिट 1 स्थिर वैद्युतिकी, या इसे हम स्थिर वैद्युतिकी भी कहते हैं। ओके, और सबसे पहले भी जो हम इसका जो फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इसके सिलेबस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, सिलेबस के बारे में समझेंगे कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो इससे हमारे लिए आगे के जो टॉपिक्स पढ़ना है, हमारी एक लिंक बनी रहेगी कि हमें क्या क्या पढ़ते हुए चलना है, तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी, है ना। तो फर्स्ट हम बात करते हैं जो कि ये स्थिर वैद्युतिकी क्या है ना। तो स्थिर वैद्युतिकी ठीक है, क्या है, ये है ओके स्थिर वैद्युतिकी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के स्थिर वैद्युतिक क्या है, तो वास्तव में तो ये भौतिकी की एक अलग शाखा है ना, भौतिकी की शाखा। ओके, जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, स्थिर आवेश की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, स्थिर आवेश की विशेषताओं का अध्ययन, है ना। अब सबसे पहले तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि ये स्थिर आवेश की विशेषताएं क्या है ना। जैसे आवेश शब्द तो हमने सुन के रखा है, पहले से छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ के भी रखा है, तो धन आवेश के प्रकार भी हमें मालूम है, धन आवेश, ऋण आवेश, ये सारी बातें है ना, ठीक है। लेकिन फिर भी हम उसको यहाँ पर और अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर के आधार पे, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये हमें स्थिर वैद्युतिकी में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमने यहाँ लिखा है कि हमें स्थिर आवेश की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। अभी विशेषताओं से मतलब क्या है ना, तो विशेषताओं से मतलब एक स्थिर आवेश जो है, ठीक है, वो क्या उत्पन्न कर सकता है, तो अपने आसपास विद्युत क्षेत्र, ओके, है ना, क्या उत्पन्न कर सकता है, आवेश, विद्युत क्षेत्र। फिर दूसरा क्या, विद्युत विभव, ओके, और तीसरा है जो ये किसी चालक की क्या भी बदल सकता है, धारिता, है ना। तो स्थिर आवेश की विशेषताओं से मतलब हमारा यहाँ पर किन बात से है, किन पॉइंट से है, विद्युत क्षेत्र से, विद्युत विभव से और धारिता से, है ना। तो यहाँ पर ये जो पहला चैप्टर है, ये विद्युत क्षेत्र जो है ये कवर होता है कहाँ पर, पहले चैप्टर में, है ना। इसको हम किसमें पढ़ेंगे, पहले चैप्टर में, मतलब पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे आवेश का पूरी तरह से इंट्रोडक्शन, आवेश के कैलकुलेशन का तरीका, प्रकार, विशेषताएं। फिर उसके बाद हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। फिर जो दूसरा बिंदु है जो है ना, दूसरा बिंदु विद्युत विभव और धारिता। ओके, तो ये दोनों पॉइंट्स को हम कहाँ पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, है ना। तो विद्युत क्षेत्र क्या है, तो वास्तव में मुझे जैसे हमको मालूम है कि हमारे पास एक आवेश है, आवेश दूसरे आवेश पर एक बल लगाता है, तो ये आवेश अपने आसपास एक ऐसा क्षेत्र बना देगा कि जिस क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा आवेश आ जाए तो उस पर बल लग जाएगा, तो उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, है ना। अभी हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आगे इसके सूत्र निकालेंगे सब इसी पहले चैप्टर में। फिर विद्युत विभव, तो अगर विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र के साथ वहां भी क्या भी रिलेटेड होता है, क्या भी जुड़ा हुआ होता है, विद्युत विभव। और विद्युत विभव अगर हम बदल दे किसी चालक पर तो हम उसकी क्या बदल सकते हैं, धारिता। धारिता से मतलब किस बात की बात कर रहे हैं, तो हम आवेश ग्रहण करने की क्षमता, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर आवेश की विशेषताओं से मतलब हमारा इन पॉइंट्स है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव और, है ना, आवेश ग्रहण करने की क्षमता बदलना, ओके, धारिता की, ठीक। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ठीक है स्टार्ट करेंगे, तो इसमें विद्युत क्षेत्र हमारा चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, वो मेन जो 2-3-4 पॉइंट्स के आसपास ही घूमता है, मतलब ठीक है, देखने में भी तो ऐसे पढ़ने में जब हम इसको स्टेप वाइज पढ़ते चलेंगे तो बहुत ही एक लेंथी चैप्टर है, लेकिन अगर हम इस पे ध्यान दें तो ये जो हमारा चैप्टर 1 है ना, इसके मेन पॉइंट क्या ही है, ये सिर्फ किसके आसपास घूमता है, इसके सारे पॉइंट किससे रिलेटेड है, आवेश से। दूसरा हम, है ना, किसके बारे में पढ़ते हैं इसमें, ठीक है, विद्युत क्षेत्र। तीसरा जो यहाँ पर
द्विध्रुव के विद्युत विध्रुव। ओके, चौथा हम पढ़ते हैं यहाँ पर गॉस की प्रमेय। ओके, और उसके अनुप्रयोग। ठीक है, मतलब ये हमारा जो चैप्टर है उसके मुख्य बिंदु यही है, आवेश, विद्युत क्षेत्र, द्विध्रुव, है ना। द्विध्रुव से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले निकालेंगे, गॉस की प्रमेय, उसको सिद्ध करेंगे और उसके अनुप्रयोग, है ना। चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं तो कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ते हुए चलना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमने कहा आवेश, है ना। तो आवेश में हम सबसे पहले तो देखेंगे आवेश की अवधारणा, उसकी कॉन्सेप्ट, मतलब हमें, है ना, आवेश जैसे कॉन्सेप्ट से मतलब उसकी क्या हो जाएगी परिभाषा, ठीक है, ये आदि। ठीक, फिर दूसरा जो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, अवधारणा में परिभाषा देखेंगे, उसका मात्रक, ठीक है, आदि, है ना। फिर प्रकार, आवेश के प्रकार, तो ये तो हमें पता ही है, आवेश के प्रकार, है ना, कैसे होते हैं आवेश, धनात्मक और कैसा होता है ऋणात्मक। ठीक है, फिर और मतलब इसमें धनात्मक आवेश कब आएगा, ऋणात्मक आवेश कब आएगा, उसके कारण हम देखेंगे, है ना। फिर आवेशन की विधि, मतलब हम किसी चालक पर, किसी वस्तु पर आवेश किन किन विधियों से उत्पन्न कर सकते हैं, उसे हम आवेशित कैसे कर सकते हैं। तो आवेशन की विधि जो हम मुख्य यहाँ पर पढ़ेंगे चालन विधि, है ना, और दूसरी है जो प्रेरण विधि। ठीक है, चालन विधि और प्रेरण विधि। वैसे अगर हम कहें तो घर्षण विधि भी होती है ना, अगर हम वस्तु को घर्षण ऐसे एक दूसरे पर रगड़ दे तो उससे भी आवेशन हो जाता है ना। तो जिसे हम और क्या बोल सकते हैं, तीसरी विधि अगर हम दें तो ये सामान्य है जो, ठीक है, घर्षण विधि। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अगला है पॉइंट आवेश का संसूचन। तो आवेश का संसूचन मतलब अगली पॉइंट हम देखेंगे कि किसी, जैसे हमने किसी बॉडी को आवेशित कर दिया है ऐसे, ओके, अब किसी बॉडी पर हमें ये पता करना है कि कौन सा आवेश आया है, आवेश आया भी है या नहीं, है ना, या आवेश कौन से प्रकार का है, मतलब आवेश की उपस्थिति और आवेश का प्रकार। ठीक है, क्या 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 ज्ञात करना, आवेश की उपस्थिति का पता लगाना और प्रकार का पता लगाना, है ना। ओके, और इसके लिए हम जो युक्ति पर उपयोग करते हैं जो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, उस युक्ति को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, जो आवेश के संसूचन के लिए उपयोग होती है। ठीक है, ओके, चलिए, ठीक, फिर नेक्स्ट आएगा उसकी विशेषताएं, है ना। विशेषताएं पढ़ेंगे हम आवेश से, मतलब आवेश से रिलेटेड अगला बिंदु हम पढ़ना है हमको विशेषताएं। विशेषताएं में हम ये देखेंगे कि आवेश कैसी राशि है, अदिश है ना। किसी चालक पर अगर आवेश हो तो उसे किस तरह से जोड़कर बताएंगे, घटा के बताएंगे कैसा। तो आवेश अदिश राशि है, योज्य राशि है, आदि, है ना। ऐसे उसकी विशेषताएं हम पढ़ेंगे, ये सारे हम देखते चलेंगे आगे। फिर उसके बाद आएगा क्या, आवेश से संबंधित नियम, है ना। तो आवेश से संबंधित हम दो नियम पढ़ेंगे। ठीक है, एक है आवेश संरक्षण का नियम, ओके, और दूसरा है जो आवेश के क्वांटीकरण का नियम। ओके, क्वांटीकरण का नियम मतलब हमको ये बताता है कि किसी वस्तु पर आवेश कितना आ सकता है, किस नियम के आधार पर वस्तु पर आवेश आएगा। जैसे हमने मान लो तो यहाँ पर कोई वस्तु, कोई चालक लिया और उसको हमने रगड़ा तो उस पर आवेश आ जाएगा। अब उस पर कितना आवेश आ सकता है कम से कम, ओके, वो हम किससे पता लगता है हमको, क्वांटीकरण के सिद्धांत से या नियम से, है ना। फिर अगला है आवेशों के बीच में हमें मालूम है बल लगता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कितना लगता है ना। तो हम उसके सूत्र का अध्ययन करेंगे यहाँ पर, जिसे हम कौन सा बल बोलते हैं तो यहाँ पर, ठीक है, आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है उसे हम कहते हैं विद्युत बल या स्थिर विद्युत बल। ओके, तो ये जो बल है आवेशों के बीच में लगने वाला, इसे हम, ठीक है, पहले किसके बीच में निकालेंगे, केवल दो आवेशों के मध्य। ओके, जो बल है वो केवल किसके बीच में निकालने का सूत्र निकालेंगे, दो आवेशों के मध्य बल, जिसको हम किसके द्वारा निकालेंगे, कूलाम के
नियम द्वारा, मतलब हमारा यहाँ पर आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित अगला बिंदु क्या रहेगा, कूलाम का नियम। ओके, फिर नेक्स्ट जो यहाँ अगला जो बिंदु है, हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल निकालेंगे। फिर अगली विधि हम किसकी देखेंगे, अनेक आवेशों के बीच। ओके, अनेक आवेशों के मध्य बल निकालेंगे। ओके, और इसको हम किस सिद्धांत से पढ़ेंगे, ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं जो, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, या उसे हम हिंदी में बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ओके, ऐसे है ना। तो आवेश से संबंधित हम क्या क्या देखते आ रहे हैं, पहले तो उसकी अवधारणा देखेंगे, प्रकार धनात्मक ऋणात्मक कब आए है ना, कब होगा, और धनात्मक ऋणात्मक बोलने का कारण देखेंगे। फिर आवेशन करने की विधि, फिर आवेशन का संसूचन, पता लगाना किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है और कौन से प्रकार का है ना, उसके लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, और विद्युत स्कोप जो जिसको हम बोलते हैं विद्युत दर्शी जिसे बोला जाता है ना, विद्युत दर्शी आप हिंदी में नाम लिख लेना यहाँ। और विशेषताएं जो यहाँ जैसे आदेश है ना, फिर उसके बाद नियम पढ़ना है, फिर विद्युत बल, फिर आता है आवेश की गणना, है ना। आवेश की गणना जैसे हमारे पास एक चालक दे दिया गया हो, एक चादर दे दी गई हो और हमको उस पर आवेश की गणना करनी है कि इसके कितने भाग में कितना आवेश आएगा, पूरे चालक पर कितना आवेश आएगा, तो उसके लिए कुछ हम नियम देखेंगे, उसकी गणना करने के लिए कुछ सूत्र और तरीके निकालेंगे। तो जिसे हम क्या बोल के चलेंगे इस चैप्टर में आधार पे, आवेश घनत्व। तो आवेश घनत्व का उपयोग सिर्फ काय के लिए है, किसी चालक पर आवेश की गणना किस तरह से की जाएगी, है ना, आवेश निकालने के लिए। मतलब हमको किसी चालक की, है ना, आधी लंबाई पे आवेश दिया है, पूरी लंबाई पे निकालना है, या पूरी लंबाई पे निकालना है, आवेश दिया है आधी लंबाई पे, किसी लंबाई पे निकालना है, तो इस तरह से इसके लिए हम इन आवेश घनत्व का उपयोग करते हैं। तो यहाँ ये तीन प्रकार की होगी, रेखीय आवेश घनत्व, है ना, फिर क्षेत्रीय आवेश घनत्व, अगर आवेश कहाँ पर फैला हो, किसी वस्तु किसी चालक के पृष्ठ पर फैला हो तो क्षेत्रीय बोल सकते हैं, या पृष्ठीय आवेश घनत्व, और अगर वॉल्यूम पर फैला हो तो इसे हम क्या कहेंगे, आयतन आवेश घनत्व, है ना। तो आवेश से रिलेटेड हमें ये सारे बिंदु पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। अवधारणा, प्रकार, विधि, संसूचन, विशेषताएं, नियम और बल निकालना और आवेश की गणना करने का तरीका। ओके, अब आता है जो विद्युत क्षेत्र, है ना। तो विद्युत क्षेत्र क्या है, हम इसकी वहां पर, ठीक है, यही देखने वाले हैं। विद्युत क्षेत्र की क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अवधारणा, मतलब अवधारणा से मतलब उसमें आ जाएगा उसका परिभाषा, सूत्र, इकाई, है ना, मात्रक, ऐसे, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें हम क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र किसके कारण निकालेंगे, बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र, ठीक है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन हो, कोई प्रोटॉन हो, या कोई, है ना, छोटी सी स्थिति है ना, स्थान पे छोटा सा आवेश हो, तो ठीक है, उसको हम बिंदु आवेश बोल के चलेंगे, तो वो उसका विद्युत क्षेत्र निकालेंगे ना। तो अगला बिंदु हमारा रहेगा, क्या शुरू होता है अब यहाँ से हमारा विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में सबसे पहले अवधारणा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, इसमें हम क्या निकालेंगे, उसका सूत्र। ओके, फिर उसके बाद आता है हमारा अगला बिंदु विद्युत द्विध्रुव। ओके, विद्युत द्विध्रुव, तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, क्या होगा, किस तरह से वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो उसके अवधारणा में हम वही देखेंगे, परिभाषा, है ना, और उसके उदाहरण कि ये कहाँ होता है, कब बनता है। फिर विद्युत द्विध्रुव से संबंधित एक और पद हम यहाँ देखेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण, है ना, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, और मतलब ये द्विध्रुव के साथ होने वाली एक घटना है विद्युत, ठीक है, जिससे हम ये उसके द्वारा हो जाने वाली एक क्रिया है, द्विध्रुव आघूर्ण हम जिसे बोलते हैं, घूमना जिसे बोलते हैं। ओके, तो इसमें हम यहाँ पर उसका सूत्र देखेंगे, तो सूत्र आता है Q × 2A। ये सब हम निकालेंगे, अभी यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि हम डायरेक्ट कैसे लिख के जा रहे हैं, है ना। तो द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। फिर उसके बाद हम विद्युत द्विध्रुव का भी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। विद्युत क्षेत्र हम पहले किसका निकाल चुके ऊपर, बिंदु आवेश, फिर किसका निकालेंगे, द्विध्रुव का। अब द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र हम तीन स्थितियों में निकालेंगे, ठीक है। उसकी
अक्षीय स्थिति में, ठीक है, अक्षीय स्थिति पे। जैसे ये हमारा द्विध्रुव है ना, ये वाला ऐसा द्विध्रुव दिखाया जाता है, जो इस तरह से दिखाया जाएगा। जब हम आगे पढ़ेंगे बुक में तो समझ में आता जाएगा ना। तो ये द्विध्रुव को ऐसा दिखाया जाता है। तो ये द्विध्रुव है, ये उसका क्या है, अक्ष। तो इधर हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, है ना, और ये उसका क्या है, निरक्ष, ठीक है। तो इस प्रकार से अक्षीय स्थिति में निकालेंगे। फिर दूसरा हम कहाँ निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र निरक्षीय स्थिति में। फिर है ना, कहाँ पर निकालेंगे, सामान्य स्थिति। सामान्य स्थिति मतलब ये वाला, इससे जो सूत्र मिलेगा वो हर जगह पर यूज हो सकता है। ओके, वैसे मुख्य हमें यहाँ अक्षीय और निरक्षीय पे ध्यान देना है, तो ठीक है, एग्जाम के हिसाब से ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब आता है बल आघूर्ण, है ना। तो बल आघूर्ण जो हमने पढ़ा है 11वीं क्लास में, तो हम द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो वो घूमने लगता है, उस पर आघूर्ण लगता है ना, तो उसे हम बल आघूर्ण कहते हैं। तो बल आघूर्ण के सूत्र की हम गणना करेंगे यहाँ पर, है ना। फिर अगर हम द्विध्रुव को कहाँ रख रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं, तो उस पर बल आघूर्ण लगेगा और वो घूमेगा, और घूमेगा तो फिर उसके घूमने में क्या किया जाएगा, कार्य, है ना। मतलब हमको यहाँ पर अगली बिंदु जो क्या है वो निकालना है, द्विध्रुव को घुमाने में कार्य, ठीक है, ये है ना, कहाँ पर, विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में कार्य, समझना। फिर बल आघूर्ण द्विध्रुव में, फिर जब वो घूमेगा तो उसकी स्थिति बदलेगी, स्थिति बदलेगी तो द्विध्रुव में क्या आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा, है ना। तो द्विध्रुव से संबंधित स्थिति, तो एक विद्युत द्विध्रुव से संबंधित हमें ये इतने बिंदु देखने हैं। तो सबसे पहले तो उसकी कॉन्सेप्ट देखेंगे, कहाँ कैसे होता है, फिर द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र, बल आघूर्ण, ये सब। तो द्विध्रुव से रिलेटेड इतने पॉइंट्स पढ़ने हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम के हिसाब से हमारे ये ग्रेजुएशन एग्जाम में भी आते हैं। तो ये वाले विद्युत क्षेत्र का, बल आघूर्ण का, ये वाले, है ना। फिर आता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, है ना, ये जिसे हम विद्युत बल रेखाएं भी बोलते हैं। अब विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, तो जैसे भी जो हमें एक स्थान पर विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, तो हमें ग्राफिकली उसको दर्शाना है कि वहां विद्युत क्षेत्र कैसा है, मतलब प्रबल है, वीक है, दुर्बल है। तो उसके लिए हम विद्युत क्षेत्र की विशेषता बताने के लिए, है ना, विद्युत क्षेत्र की, ठीक है, विशेषताओं को, ठीक है, ग्राफीय रूप से व्यक्त करना। इसके बाद आता है हमारा विद्युत फ्लक्स, है ना। तो ये विद्युत फ्लक्स क्या है, वास्तव में विद्युत क्षेत्र रेखाओं को ही हम विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। इसे हम चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। फिर अगला बिंदु है जो गॉस की प्रमेय, जो कि ठीक है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस चैप्टर का एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। तो गॉस की प्रमेय का सबसे पहले हम, है ना, यहाँ पर उसका कथन देखेंगे कि गॉस की प्रमेय क्या होती है ना, और फिर हम उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है, गॉस की प्रमेय को। फिर अगला जो हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, है ना, मतलब हम गॉस की जो थ्योरम है, गॉस वैज्ञानिक का नाम, तो गॉस की थ्योरम के आधार पर हम ठीक है उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो अनुप्रयोग में हम विभिन्न चालकों के कारण यहाँ पर क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र। तो हम गॉस की प्रमेय के मुख्य हमने यहाँ पर उपयोग लिखे हैं। तो सबसे पहले हम गॉस की प्रमेय का उपयोग करते हुए क्या निकालेंगे, बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र, है ना। जैसे हमने विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश का इधर भी देखा है, तो यहाँ जो हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे वो सूत्र विधि से निकालेंगे, सूत्र का उपयोग करते हुए। लेकिन हम वही सूत्र यहाँ किसके द्वारा निकालेंगे, गॉस की प्रमेय के द्वारा। फिर अगला नियम है, अगला बिंदु है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में कूलाम के नियम का सत्यापन। जैसे हमने इधर पढ़ा है कि दो आवेशों के बीच में बल लगाने, बल की गणना करने के लिए हम कूलाम का नियम पढ़ते हैं। तो यही सूत्र की वेरिफिकेशन हम या निगमन किससे करेंगे, गॉस की प्रमेय से। फिर इसके द्वारा जो तीसरा जो इसका उपयोग होगा अनुप्रयोग, हम रेखीय चालक के कारण क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र। रेखीय चालक मतलब जैसे हमारा कोई वायर है, कोई छड़ है, तो उस पर आवेश आ जाएगा, तो आवेश आएगा तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो फिर हम उसे रेखीय चालक का विद्युत क्षेत्र कहेंगे। किसके, तो उसकी गणना करेंगे किसके कारण,
गॉस की प्रमेय के द्वारा। फिर गोलीय चालक है ना, तो गोलीय चालक पर आवेश हो तो वो भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, उसकी गणना भी हम करेंगे गॉस की प्रमेय से। तो यहाँ गोलीय चालक हम दो तरह के लेंगे, एक तो ठीक है खोखला गोलीय चालक, और दूसरा रहेगा जो ठोस गोलीय चालक है ना। इन दोनों के कारण हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। फिर इसी प्रकार से बेलनाकार चालक होगा हमारा, तो बेलनाकार चालक भी हम दो प्रकार के उपयोग करेंगे जो है ना, खोखला बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र, और इसे भी हम तीन स्थितियों में निकालेंगे, और पृष्ठ उसके पृष्ठ के ऊपर, बाहर और अंदर है ना। फिर इसी तरह से खोखले बेलन और ठोस बेलन के कारण हम विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। फिर अगला है तो शीट है ना। शीट मतलब चालक हमारे पास कोई है ना, मतलब किसी धातु मेटल की क्या हो, चादर हो, धातु की ऐसी चादर हो, शीट हो, तो उसके कारण भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चादर के कारण भी हम क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र। तो चालक चादर और चालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र है ना। और भी कुछ अनुप्रयोग होंगे, तो मुख्य तो हमारा यही है। तो गॉस की प्रमेय के आधार पर हम क्या ही निकालेंगे, विभिन्न चालकों के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे ना। तो ये जो है हमारा पहले चैप्टर का है ना सिलेबस हुआ, जो कि इतनी बिंदु हमें इसमें पढ़ना है ना। अब आप सोचोगे इसका क्या फायदा हुआ इतना बताने का, क्योंकि ये तो हमारे पास बुक में पहले ही दिया हुआ है ना। एक्चुअल में जो बुक में है लिखा हुआ, लेकिन क्या हम बुक के आगे का सिलेबस का अध्ययन करते हैं है ना, कोई नहीं पढ़ता। तो सीधे हम क्या करेंगे, चैप्टर 1 उठा के स्टार्ट कर देंगे, उसमें पढ़ना चालू कर देंगे। तो फिर उसमें हमें क्या क्या पढ़ते जाना है वो हमारे दिमाग में लिंक नहीं बन पाती। हमारे बुक में दिया है आवेश, फिर ये दिया है, ऐसे तो हम उसी तरह से एक एक टॉपिक उठाते हुए पढ़ते चलते हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि हमारे दिमाग में मैप बन जाएगा, एक नक्शा बन जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ते हुए चलना है, कोई बिंदु हमारा छूटा तो नहीं है ना, और कौन कौन से बिंदु हमारे हो गए। तो इस तरह से हमें ऐसे समझ लेने से एक फायदा ये भी होगा कि हमको ये पता चल जाएगा कि हमारा ये चैप्टर कितना कवर हो गया है, इसका कौन सा भाग हमने पढ़ लिया है, कौन सा भाग पढ़ना बाकी है ना। तो इस तरह से जो अगर आप इसे नोट करना चाहते हो तो ठीक है कर लीजिए, अन्यथा जो ये हमारे पास बुक में अवेलेबल होता है, आगे है ना लिखा हुआ ही होगा, या फिर ये नेट पर बच्चों ये इसकी पीडीएफ अवेलेबल है, लेकिन वो इस पैटर्न में नहीं होगी। ठीक है, वहां से बिंदु बिंदु लिखे होंगे कि आवेश पढ़ना है, ये पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है सीक्वेंस से, ये हमने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इससे हमको बहुत फायदा होगा कि आगे हमें पढ़ने में हमारे चैप्टर में आसानी जाएगी। ठीक है, चलिए ओके बच्चों, तो ठीक है इस चैप्टर में हमें पढ़ना है किसके बारे में, आवेश और विद्युत क्षेत्र के बारे में, चैप्टर नंबर 1 में है ना। लेकिन आवेश से पहले जो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमको कुछ चीजें मालूम होना चाहिए, जैसे पदार्थ की हमें है ना संरचना पता होना चाहिए, पदार्थ के अंदर क्या क्या होता है। वैसे हम आगे इसको और आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन हम इस चैप्टर को समझने के लिए जैसे हम आगे पढ़ेंगे अभी आवेश के बारे में, तो हम वहाँ कुछ छोटे छोटे से टर्म्स यूज करते हुए चलते हैं, तो उनको हम पहले ही समझ लेते हैं जो है ना। मतलब जो आवेश है, आवेश किससे संबंधित विशेषता है, मतलब आवेश कहाँ पर होगा, तो आवेश जो एक पदार्थ के अंदर ही हो सकता है ना। आवेश बिना पदार्थ के नहीं रह सकता, मतलब पदार्थ होगा तो पदार्थ के अंदर ही आवेश प्राकृतिक रूप से उपस्थित रहेगा। ठीक है, तो इससे पहले आवेश जो है वो पदार्थ से संबंधित विशेषता है, इसलिए हम पहले थोड़ी सी पदार्थ की संरचना समझ लेते हैं, पदार्थ से रिलेटेड कुछ टर्म्स समझ लेते हैं जो है ना। वैसे हमको इसका पहले से थोड़ी बहुत जानकारी होगी ही, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना। ठीक है, परमाणु के बारे में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं है ना। तो चलिए बेटा हम सबसे पहले बात करते हैं पदार्थ की, मतलब आवेश जो है वो पदार्थ से संबंधित है, तो हम पदार्थ के बारे में पढ़ लें है ना। तो पदार्थ हमको मालूम ही है, तो हम हमारे आसपास जितनी भी चीजें देख रहे हैं वो सारी चीजें क्या ही है, पदार्थ ही है ना। तो हम उसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं, कैसे करते हैं है ना, वो छोटी कक्षाओं से परिभाषाएं पढ़ते आए हैं। तो हम हमारे जितनी भी चीजें हैं जो हम हमारी से ठीक है देख सकते हैं, जिन्हें हम हमारी ज्ञानेंद्रियों से पहचान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, और ठीक जो स्थान कहती है, तो ऐसी सारी वस्तु हमारी क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। ओके, अब पदार्थ की अंदर जो क्या क्या चीजें होती है, पदार्थ के घटक क्या क्या हो गए है ना। तो हमें मालूम है कि अगर हम एक पदार्थ के अंदर प्रवेश करें, मतलब अगर हम मान लो कि पदार्थ के अंदर चल रहे हैं,
तो पदार्थ को छोटे छोटे कणों में हम बांटते जा रहे हैं, है ना। तो फिर हम सबसे पहले कहाँ पर पहुंचेंगे, अणु पे। मतलब हम कहेंगे कि पदार्थ किससे मिलके बना है, तो हम कहेंगे बेटो पदार्थ अणुओं से मिलके बना होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अणु क्या होते हैं, जब एकत्रित हो जाएंगे तो वो किसी न किसी पदार्थ को बना देंगे। ओके, तो हम कहेंगे कि पदार्थ किससे मिलके बना है, तो हम कहेंगे पदार्थ अणुओं से मिलके बना है। बहुत सारे अणु मिलेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे पदार्थ बनेगा। ठीक है, अब जब हम अणु के अंदर प्रवेश करते हैं, ओके, मतलब क्या पदार्थ केवल अणु से मिलके बना है, कि अणुओं के अंदर हम नहीं जा सकते, तो हम कहेंगे बेटो अणु भी और अन्य चीजों से मिलके बना है। तो अगर हम एक अणु पर ध्यान दें, हम एक अणु के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ओके, पदार्थ के अंदर प्रवेश करते हैं, तो हमें पहले क्या दिखाई देंगे, अणु, है ना। अणु दिखाई देने से मतलब हमें वो प्राप्त हो गए। फिर अणु के अंदर जो हम प्रवेश करते हैं, तो फिर अणु की संरचना अगर हम देखें तो अणु किससे मिलके बना है, परमाणुओं से। ठीक है, मतलब दो या दो से अधिक परमाणु मिल जाते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं, अणु का, और अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पदार्थ का। ओके, तो क्या घटक हुए उसके, पदार्थ के घटक कौन हुए, मुख्यतः अणु और परमाणु। ठीक है, तो अणु क्या है, तो हम कहेंगे अणु क्या है, किससे मिलके बना है, दो या दो से अधिक परमाणुओं का जो समूह है वो क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। और परमाणु में, अणु में वो सभी गुण होते हैं जो एक पदार्थ में होते हैं, जो है ना, जैसे पदार्थ का जो टेस्ट होगा वही अणु का भी टेस्ट होगा, है ना। पदार्थ का जो कलर होगा वही अणु का भी कलर होगा, है ना। तो इस तरह से पदार्थ में जितने गुण होंगे वो किसमें भी होते हैं, अणु में। तो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिल, परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है, अणु कहलाता है ना। मतलब ये इस तरह से अगर हम किसी अणु को देखें तो अणु किससे मिलके बना है, परमाणुओं से। ओके, और है ना, फिर ये हमारा अणु। अब अणु के अंदर हम जा रहे हैं, ठीक है, परमाणु मिलेंगे। अब परमाणु भी, है ना, कि परमाणु के अंदर भी और कुछ चीजें होती है और कुछ कण उपस्थित होते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, अणु की, परमाणु की, कि परमाणु के अंदर क्या क्या निहित होता है ना। पदार्थ के अंदर हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, जो पदार्थ के दो मुख्य कण हम क्या कहेंगे, अणु और परमाणु। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर परमाणु की। ओके, तो परमाणु के अंदर, ठीक है, हम प्रवेश कर रहे हैं, या परमाणु का अगर हम देख रहे हैं तो परमाणु के अंदर हमको एक केंद्रीय भाग उसका दिखेगा, जिस केंद्रीय भाग पर उसका संपूर्ण धन आवेश कहाँ पर ही होगा, उसके केंद्रीय भाग पर, और संपूर्ण द्रव्यमान, है ना। मतलब हम ऐसे बोले पदार्थ जो परमाणु है ना, ये परमाणु की संरचना दिखा रहे हैं ना। इसको हम जो आगे वाले चैप्टर, इस पे हमारा पूरा एक चैप्टर बेस्ड है, वहां हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी सिर्फ नॉलेज के लिए। तो परमाणु के अंदर जो क्या होगा, एक केंद्रीय भाग होगा, है ना। ठीक है, केंद्रीय भाग, जिस केंद्रीय भाग पर क्या केंद्रित होगा, संपूर्ण द्रव्यमान और संपूर्ण आवेश यहीं पर केंद्रित होगा जो। ओके, संपूर्ण द्रव्यमान और आवेश। तो इस केंद्रीय भाग को हम क्या कह देते हैं, नाभिक कह देते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, नाभिक हो गया। ठीक, अब इसके बाद जो है ना, परमाणु के अंदर, ठीक है, और हमको और चीजें मिलेगी, जैसे हम नाभिक के अंदर प्रवेश कर, नाभिक जो है ना, नाभिक को अगर हम ध्यान से देखें यहाँ ऐसे, तो नाभिक भी किससे मिलके बना है, नाभिक के अंदर कौन होता है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, नाभिक के अंदर क्या रहते हैं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो नाभिक के घटक क्या क्या हो जाएंगे, ठीक है, क्या क्या हमें यहाँ मिलेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं अभी। ठीक है, तो फिर और तीसरी चीज, नाभिक के अंदर हमको क्या मिलेगी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और एक कण और मिलेगा परमाणु के अंदर, इलेक्ट्रॉन। मतलब 3 कण होंगे परमाणु के अंदर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन केंद्रीय भाग में रहते हैं,
ठीक है, जिसे हम नाभिक बोलते हैं, नाभिक में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इस नाभिक में है ना, नाभिक के परितः भिन्न भिन्न कक्षाओं में क्या लगाते हैं, चक्र लगाते हैं, है ना। तो परमाणु के अंदर हमें मुख्यतः 3 चीजें मिलेगी, ठीक है। वैसे जो बहुत सारे कण होते हैं, अभी हम हमारे 12th के लेवल पे बात कर रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ 3 कण बोल के चलेंगे। तो परमाणु के अंदर 3 कण हमें मिलेंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, है ना। अभी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, वैसे हमें इनका थोड़ा नॉलेज है ही, जो फिर भी हम इन्हें परिभाषित कर देते हैं, इनसे संबंधित कुछ बातें हम याद रख रहे हैं यहाँ पर। तो ठीक है, परमाणु के घटक क्या हो गए, नाभिक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नाभिक हमने किसको कहा, नाभिक हमने किसको कहा, जो केंद्रीय भाग है परमाणु का, जो क्या है, जो केंद्रीय भाग, उसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और नाभिक के अंदर हमको क्या मिलेंगे, तो हम कहेंगे नाभिक के अंदर में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलेंगे। और तीसरा कण इलेक्ट्रॉन, जो नाभिक के चारों तरफ अपनी कक्षाओं में घूर्णन करेगा, है ना, चक्रीय गति करेगा, औदत्तीय गति करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर है ना, वही हमने लिख दिया है, परमाणु का जो केंद्रीय भाग है, जिस पर परमाणु का संपूर्ण आवेश और संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है, उसे हम बोलते हैं नाभिक, ओके। और नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन। तो प्रोटॉन क्या है, ये पदार्थ का मूल कण है, जो मूल कण है, जो कहाँ पर स्थित होता है, मतलब कहाँ होता है, कैसे होता है, उस पर कैसा आवेश होता है, वही हम उसकी परिभाषा बना देते हैं। तो प्रोटॉन पदार्थ का मूल कण है, जो धनावेशित होता है और कहाँ होगा, नाभिक के भीतर स्थित होता है, ओके। और प्रोटॉन की जो खोज है, जो है ना, प्रोटॉन की जो खोज है वो किसने की थी, ठीक है, वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने, ठीक है, वैज्ञानिक रदरफोर्ड, ओके। और लगभग जो सन रहा है 1919 में, ठीक है। एक्चुअल में जो एक बात और कंफर्म करें, प्रोटॉन की जो खोज है वो वैज्ञानिक गोल्डस्टीन के नाम पर भी आती है, लेकिन गोल्डस्टीन ने सिर्फ क्या किया था कि पदार्थ के अंदर धनावेशित होता है, ये किसने पता लगाया था, गोल्डस्टीन ने, है ना। और वो धनावेश कहाँ होगा, किस बिंदु पर रहेगा, ये पूरे का पूरा अध्ययन किसके द्वारा किया गया, रदरफोर्ड के द्वारा। तो इसलिए प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है, रदरफोर्ड को। और पदार्थ के अंदर धनावेश होता है, इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है, गोल्डस्टीन को, ओके। तो ठीक है, प्रोटॉन क्या है हमारा, ठीक, कण है, एक आवेशित धनावेशित कण जो नाभिक में रहता है। इसकी खोज भी जो किसने की, रदरफोर्ड ने। इस पर आवेश कितना होता है, तो इस पे जो आवेश होगा उसका मान होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ओके। और कैसा आवेश होगा बच्चों, ये धन आवेश होगा, है ना, धन आवेश, ठीक है। और ये जो आवेश की जो मात्रा है, इसे हम किससे दर्शाते हैं बच्चों, ई से, है ना। 1.6 × 10⁻⁻19 जो है, ठीक है, कूलम जो है, इसके लिए हम एक चिन्ह उपयोग करते हैं ई का, है ना। तो आवेश इस पे कितना होगा, ई बराबर प्लस, है ना, प्लस तो ये तो सिर्फ दर्शाने के लिए है कि धनात्मक है या ऋणात्मक, ठीक है। और कूलम जो है ये आवेश का मात्रा है, इसे हम अगले इसमें अध्ययन भी करेंगे, ठीक है। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान, है ना, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है तो यहाँ पर 1.6725 गुणित 10⁻⁻27 kg, ओके, किलोग्राम में, ठीक है ना। इसे हम MP लिख दे, प्रोटॉन का द्रव्यमान, ओके। फिर इसका जो चिन्ह है, प्रोटॉन को जो सिंपल P से भी लिखते हैं, है ना, या फिर P ऐसा लिखा जाता है ना, या फिर H1H हाइड्रोजन परमाणु के इससे, है ना। तो ये उसके क्या है, चिन्ह है प्रोटॉन के, ओके, है ना। और फिर नेक्स्ट तो न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन भी क्या है, वही हम बोल देंगे, न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है या निरावेशित कण है, पदार्थ का मूल कण है, जो कहाँ पर रहता है, नाभिक में, वही परिभाषा दे देनी है, ठीक है। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो खोज है, जो है ना, किसने की थी, वैज्ञानिक, ठीक है, जेम्स चैडविक, है ना, जेम्स चैडविक ने। और कब, 1935 में, लगभग 1932 से 35 के बीच में, ऐसा बोला जाता है ना। फिर आवेश इस पे कितना है, तो कैसा आवेश है बच्चों, ये निरावेशित है,
तो इस पे आवेश कितना लिखा जाएगा, 0। ओके, आवेश इस पे होगा Q बराबर 0, है ना, 0 आवेश। ओके, आवेश बराबर 0, ठीक है। फिर इसका जो द्रव्यमान है कितना होता है, 1.6748 गुणित 10 की घात -27 kg, है ना। थोड़ा सा जो इसका द्रव्यमान थोड़ा सा ज्यादा होता है किससे, न्यूट्रॉन से। ओके, ओ सॉरी, किससे ज्यादा होता है, प्रोटॉन से। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो थोड़ा सा अधिक होगा प्रोटॉन से। देख सकते हैं यहाँ 6.6725 है, यहाँ 67, है ना, 4 है ना। और इसका जो चिन्ह है, तो इसका जो चिन्ह है तो या तो इसे n लिख देते हैं या फिर क्या लिख देते हैं, 0 1 NS, है ना। तो ये रहेगा उसका चिन्ह, ठीक है। अब आते हैं जो हम इलेक्ट्रॉन पर, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, क्या देखा हमने, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, तो इलेक्ट्रॉन भी पदार्थ का मूल कण है ना, जो कहाँ रहता है, कहाँ क्या करता है, नाभिक के परितः अपनी कक्षा में चक्र लगाता है और ऋणावेशित कण होता है, ठीक है। तो अगली बात जो हम करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की परिभाषा से, ठीक है। तो अगला बिंदु होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है, ओके, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है जो, ठीक है, क्या करेगा, नाभिक में स्थित नहीं रहेगा, नाभिक के परितः अपनी कक्षा में, ठीक है, परिक्रमण करता है या चक्र लगाता है, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते रहेंगे, ये स्थिर नहीं रहते, है ना। तो यहाँ पर जो, ठीक है, जैसे ये नाभिक है ना, और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में क्या करते रहेंगे, चक्र लगाते रहेंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक। तो परिक्रमण करता है। फिर इसकी जो खोज है ना, खोज किसने की, वैज्ञानिक जे थॉमसन ने, है ना, जे थॉमसन, ओके। और लगभग 1897 के आसपास सन रहा है ना, ठीक है। फिर इसका जो क्या देखना है हमें, आवेश, मतलब जो सभी सेम चीजें देख रहे हैं हम। आवेश इस पे होता है -1.67 गुणित 10 की घात -19 कूलम। मतलब जितना आवेश प्रोटॉन पे होगा उतना ही आवेश किस पर भी रहेगा, इलेक्ट्रॉन पे, लेकिन इस पर ऋण आवेश रहेगा, ठीक है। अब ये ऋण आवेश धन आवेश क्या होते हैं, क्यों नाम दिए गए, ये हम आगे अध्ययन करने वाले हैं, है ना। फिर इसका जो द्रव्यमान है, ठीक है, इसका द्रव्यमान होता है Me का 9.1 गुणित 10 की घात -31 किलोग्राम, ठीक है। प्रोटॉन की तुलना में जो बहुत हल्का कण होता है, बहुत ही ज्यादा हल्का कण, ठीक है, इस तरह से। मतलब 2000 प्रोटॉन 2000 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तब लगभग एक प्रोटॉन के बराबर उनका द्रव्यमान आएगा, है ना, ठीक है। तो ये तुलना, ये सब हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हमारा जो चैप्टर है आगे परमाणु और अणु, इसी, है ना, 12th के फिजिक्स में, तो वहां पर हम इसको बहुत डिटेल में अध्ययन करें। लेकिन हम बार बार इलेक्ट्रॉन का आवेश, द्रव्यमान, हमको इसकी आवश्यकता पड़ती है आगे, इसलिए बच्चों हम इसको पहले ही देख ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का चिन्ह, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को किससे दर्शाते हैं, ये माइनस इस तरह से भी, ऐसे, है ना, ये एक चिन्ह हो गया उसका, और बीटा -1 ये, है ना, ये उसके क्या हो गए, चिन्ह हो गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को इन चिन्हों से दर्शाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के प्रकार हम देख रहे हैं, ठीक है। अब बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन के भी प्रकार होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को हम 2 प्रकार से विभाजित करते हैं, जो, ठीक है, बद्ध इलेक्ट्रॉन, ओके, और दूसरा होगा जो मुक्त इलेक्ट्रॉन,
है ना, बद्ध इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो बद्ध और मुक्त हम किस आधार पे कहते हैं, ठीक है। तो बद्ध और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो, जैसे हमने देखा यहाँ पर कि नाभिक के पास जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में चक्र लगाते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन पास वाली कक्षाओं में होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन दूर वाली कक्षाओं में, और उनको घूमने के लिए इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः घूम रहा है। तो हमें मालूम है घूमने के लिए उसे एक अभिकेंद्री बल की आवश्यकता होती है, जो किससे मिलता है, नाभिक के धनावेश से। नाभिक में जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के जो धनावेश हैं वो इन इलेक्ट्रॉनों को क्या देते हैं, ऋणावेश। ओके, तो इलेक्ट्रॉनों के जो ऋणावेश है उन पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। तो उसी बल के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपनी कक्षाओं में घूम पाते हैं, है ना। तो हमने देखा तो यहाँ पर कि कुछ इलेक्ट्रॉन अत्यंत पास वाली कक्षाओं में घूम पाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन दूर वाली कक्षाओं में। तो जो पास वाली कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, अगर हम उसे नाभिक से, परमाणु से निकालना चाहे, है ना, परमाणु से मुक्त करवाना चाहे, बाहर निकालना चाहे, तो इस प्रकार हमें उसे ज्यादा बल देना पड़ेगा, ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगी। तो ये जो पास वाले इलेक्ट्रॉन है ना, बद्ध इलेक्ट्रॉन, हम किस किस को कह रहे हैं, तो बद्ध इलेक्ट्रॉन, ओके, है ना, बद्ध इलेक्ट्रॉन की परिभाषा जिसे हम बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो किसे कहेंगे, पहला बद्ध कहने का कारण, बद्ध इलेक्ट्रॉन बोलने का कारण क्या है ना, जो, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, तो वह इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वह इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के समीप वाली, ठीक है, नाभिक के समीप वाली कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, ठीक है, घूमते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन। अब ठीक है, ये वाले बद्ध इलेक्ट्रॉन, अगर हम इन्हें इलेक्ट्रॉन परमाणु से निकालना चाहे, बाहर निकालना चाहे, मुक्त करवाना चाहे, तो इन पर, ये पास में है जो, तो इन पर आकर्षण बल भी कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा। मतलब हम क्या कहेंगे, जो नाभिक से ज्यादा बल से बंधे हुए है ना, इनके बीच में अधिक बल लगेगा ना, विद्युत बल लगेगा धनावेश और ऋणावेश के बीच में। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो अगला तरीका उसको परिभाषित करने का, जो नाभिक से, है ना, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से, ठीक है, अधिक बल से बंधे होते हैं, ठीक है, ये एक तरीका ये हुआ उसकी परिभाषा देने का। फिर तीसरा कि अगर हम इन्हें नाभिक से निकालना चाहें, तो नाभिक से बाहर निकालना चाहे तो हमें इसे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, है ना। तो हम उन्हें क्या बोल सकते हैं, तीसरा तरीका, जिन्हें, ठीक है, नाभिक से मुक्त करने के लिए या नाभिक से निकालने के लिए, मुक्त करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ओके, आवश्यकता होती है, ठीक है ना। ये एक तरीका हुआ, या एक और तरीके से हम इसे परिभाषित कर सकते हैं, तो क्या कि इलेक्ट्रॉनों को नाभिक से बाहर इलेक्ट्रॉनों को परमाणु से बाहर निकालने के लिए, मुक्त करवाने के लिए जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्यफलन। जो जितनी आवश्यक ऊर्जा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्यफलन। तो हम उसको दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जिन्हें नाभिक से निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या उससे जिनका कार्यफलन अधिक होता है, मतलब उस ऊर्जा को हम कार्यफलन बोलते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं, वह इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिनका कार्यफलन, वह इलेक्ट्रॉन जिनका कार्यफलन क्या होता है, अधिक होता है, ओके, ऐसे, है ना। या पांचवा ऐसे बोल दे, जिन्हें नाभिक से आसानी से, ठीक है, मुक्त नहीं किया जा सकता, है ना, मुक्त नहीं किया जा सकता, ऐसे इलेक्ट्रॉन
है ना, क्या कहलाते हैं हमारे बद्ध इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर इसके बाद आता है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन, है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब इसकी परिभाषा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की पहचान क्या, तो बिल्कुल इसके विपरीत, जो जैसे हमने लिखा जो नाभिक के समीप वाली, तो जो नाभिक की दूर वाली कक्षाओं में घूम रहे होंगे ना, जैसे ये नाभिक है, ये पास वाली कक्षाओं में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, है ना, तो दूर वाली जो कक्षा है ये वाली, है ना, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन हमारे क्या कहलाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिन्हें थोड़ी सी भी ऊर्जा दे दे तो वो परमाणु को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर है ना, बद्ध इलेक्ट्रॉन हम किन्हें कहेंगे, जो समीप वाली कक्षा में रहेंगे, और जो दूर वाली कक्षा में कहे रहेंगे उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इनकी परिभाषा जो अब आप लिख लेना, यहाँ स्थान नहीं है, तो बिल्कुल जैसे इसकी लिखी उसकी विपरीत करते हैं आना। तो जो वो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के दूर वाली कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। फिर दूसरा हमने लिखा जो नाभिक से अधिक बल से बंधे होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से कम बल द्वारा, आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, है ना। और जिन्हें नाभिक से मुक्त करने के लिए अगर अधिक ऊर्जा लग रही है तो बद्ध इलेक्ट्रॉन, और कम ऊर्जा लग रही है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। फिर वो इलेक्ट्रॉन जिनका कार्यफलन अधिक होता है उसे हम बद्ध इलेक्ट्रॉन कहेंगे, जिनका कार्यफलन कम होगा उसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे, जिन्हें नाभिक से हम आसानी से मुक्त कर सकते हैं, क्या क्या करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं जो। ओके, तो इस प्रकार से मुक्त इलेक्ट्रॉन की परिभाषा जो आप लिख दीजिएगा, ये पहचान, मतलब उसकी परिभाषा क्या, जो पहचान है उसकी, कि किन्हें मुक्त कहा जाएगा, किन्हें बद्ध कहा जाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन केवल परिक्रमण ही कर सकते हैं, है ना, वो अपनी कक्षा को छोड़कर कभी बाहर नहीं जा सकते किसी भी स्थिति में, उन्हें हम बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना। ठीक है, और जो मुक्त हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, उन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये रहा जो, ठीक है, मतलब अभी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, तो उसके लिए हमें इतनी चीजें जो है ना हमारे दिमाग में हमें मालूम होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश, ये सारी चीजें। ओके, तो ठीक है, इसे ध्यान रख लीजिएगा और याद रख लीजिएगा। और इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आते हैं, ठीक है, जैसे इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं। मतलब ये परिभाषा ये कोई एग्जाम में नहीं पूछी जाने वाली है, लेकिन ठीक है, इसमें से हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। जैसे है ना, प्रोटॉन की खोज किसने की, इस पर हमारा ऑब्जेक्टिव बन जाता है, किसने, वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने। ठीक है, दूसरा मतलब सन याद ना हो इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्या याद होना चाहिए हमें, उनके वैज्ञानिकों का नाम। तो प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने। ओके, और ठीक है, वैसे ये याद होते ही जाएगा, हम बार बार रिपीट करेंगे। ये आवेश और ये सब द्रव्यमान ये सब याद हो जाता है बच्चों को, लेकिन वैज्ञानिक का नाम याद रखें, है ना। तो इस पे ऑब्जेक्टिव बन जाता है हमारा न्यूट्रॉन की खोज वाले बिंदु पर, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव बन जाता है। और इलेक्ट्रॉन पर जो है ना, तो इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन की खोज, इस पे ये ऑब्जेक्टिव बन जाता है ना। हाँ, ये वाला किसने खोज की। दूसरा, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है जो, इसका इसको भी ध्यान रख लेते हो। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है इसे हम कौन सा आवेश बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आवेश। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान अगर हमसे पूछा जाए तो कितना ही कहेंगे हम, 1.6 × 10⁻⁻19 मान लीजिए। चिन्ह तो सिर्फ बताने के लिए कि ऋण है या धन है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक आवेश, इसका ये मान याद रखें, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और चिन्ह। और इसमें एक और बात ध्यान रख लीजिए, है ना, ये हमारा यहाँ हमने लिखा नहीं है, ठीक है, इसको चलो मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ उसको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। ओके, विशिष्ट आवेश, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव बन जाता है। तो विशिष्ट आवेश कैसे निकाला जाता है, उसके आवेश के और द्रव्यमान का क्या करने के बाद, भाग देने के बाद, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है और जो द्रव्यमान है उसको भाग दे दो, तो हमारे पास जो मान आएगा उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। तो इसको भाग देने पे जो मान आता है 1.76 × 10⁻11, है ना, 10⁻11। मात्रा क्या बनेगा, ऊपर कौन है, आवेश, ऊपर कौन है, आवेश है, तो आवेश का मात्रा कौन है, कूलम, है ना। और नीचे बटे में क्या है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रा क्या हुआ, किलोग्राम। ठीक है, ये तो ये
ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं। विशिष्ट आवेश इसे याद रख लीजिएगा जो, ठीक है, ये वाला विशिष्ट आवेश। और जो हमारा चिन्ह था ये मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, है ना, ध्यान से लिखने में। इसका चिन्ह क्या है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, ये ऐसे, और ठीक है, और यहाँ पर बीटा माइनस इस तरह, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन का चिन्ह है, ठीक है। तो इतने पॉइंट का इसमें से याद रखेंगे। याद रखने वाली बातें, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक आवेश याद रखेंगे, और इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। ओके, और ये सारी बातें सिर्फ समझने के लिए, ध्यान रखने के लिए, है ना। चलिए नोट कर लीजिए।